नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए, दांत काटी रोटी। ऑप्शन नंबर बी, आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर सी, अक्ल का दुम। ऑप्शन नंबर 4, आपने उसका कुंदा। तो इसका सही और राइट आंसर होगा आस्तीन का सांप। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए ये एक शब्द है। दूरदर्शी, दत्तचित, कुशाग्र और जितेंद्रिय। प्रश्न क्या है? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। एक शब्द पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे एक शब्द बताना है। तो इनसे एक शब्द सही आंसर होगा, यानी इंद्रियों को जीतने वाले के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, वो होता है जितेंद्रिय। राइट आंसर इसका। इसके बाद में आता है तीसरा प्रश्न, पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद पूछ रहा है। पहला है पा धन अवन, दूसरा है पा धन भन, तीसरा है पो धन अन, चौथा है पौधन अन। इसका राइट आंसर होगा पो धन अन। ये अयादि संधि है, ये भी दोस्तों ध्यान रखना है। और पो धन अन मिलकर के पवन बनता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना और याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम ऑप्शन नंबर 34 की ओर। दिया हुआ है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कीजिए। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कीजिए। पुनर्धन जन्म, पुनः पुह धन नरजन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्धन आजन्म। इसका सही आंसर होगा पुनः धन जन्म। तीसरा ऑप्शन इट इज राइट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है, इत्यादि संधि में कौन सी संधि है? इत्यादि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ऋण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। संधि पहचानने इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा यण संधि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है, नाक रगड़ना का अर्थ है। नाक रगड़ना का अर्थ है नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा, सही आंसर होगा इसका दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। विलोम पूछ रहा है दोस्तों, उन्मूलन का विलोम क्या है? तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। इट इज सही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, ये हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महाप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? चारणकाल, आदिकाल, वीरकाल, बीज वपन काल। तो सही आंसर होगा इसका बीज वपन काल। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है, इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, अति सूदो स्नेह कुमारक है, किसकी पंक्ति है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। अति सूदो स्नेह कुमारक है, अति सूदो स्नेह कुमारक है, किसकी पंक्ति है? आलम की, बोधा की, ठाकुर की, घनानंद की। तो इसका राइट आंसर है घनानंद। कौन है? घनानंद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40 है, कालिंदी का पर्यायवाची है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। इसका सही आंसर होगा यमुना, यानी कालिंदी है। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द यमुना होता है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 41 की तरफ। यहाँ पे लिखा है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आधुनिक हिंदी काव्य यानी आधुनिक हिंदी साहित्य पूछ रहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। यहाँ पे देखिए, आधुनिक हिंदी और साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे देखिए आंसर इन्होंने लिखा हुआ, व्याख्या में विश्लेषण देख लेते हैं। आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा, देखो यहाँ पे लिखा, आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है। ध्यान रखिए, अर्धकथानक ये कौन सी? आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा, जो बनारसीदास जैन की है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा जो है वो हरिवंश राय बच्चन की है।
ये गलत टिक हो गया, इसको नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना हरवंश राय बच्चन। यानी आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं, वो कौन है? हरवंश राय बच्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? बहुत ही बढ़िया मुहावरा है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। अब दिमाग लगाइए इसमें, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, यानी सिर मुड़ते ही ओले पड़ना। कार्य के आरंभ होते ही विघ्न या रुकावट आ जाने के लिए मुहावरा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, शमशेर दयाल सक्सेना। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो व्याख्या में लिखा हुआ है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं दूसरा सप्तक, 21 कविताएं जो लिखी हुई इन्होंने, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने, ये इनकी रचनाएं किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार बना के इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। लिखा हुआ है दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास। दोस्तों फिर से इसको पढ़ लिया, क्या लिखा? दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे व्याख्या में लिखा हुआ है दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये रचनाकार कबीरदास हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे राम नाम का परम है आना इस पंक्ति को पढ़ करके तुलसीदास की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन तुलसीदास न होकर के बल्कि यहाँ पे कबीरदास इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसका राइट आंसर होगा उदंत मार्तंड। वो कई बार प्रश्न पूछा गया है। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र जो है वह उदंत मार्तंड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 46 है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बालमुकुंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल। याद कर लेना, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है जो 3 भागों में संकलित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो गया 1993 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्याख्या में, हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा और इंडियन प्रेस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर लिखा प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल जी, राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम सागर लल्लूलाल जी की रचना है। दोस्तों एक दोहे के रूप में आपको बताएंगे जितनी भी ये 4 रचनाएं हैं, चारों जो कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में आगे आपको बताएंगे। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखिए, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लूलाल की। किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लूलाल जी की। आगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 4। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा 3 यानी 5। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होगा क्रिया के आधार पर, यानी हिंदी के शब्दों में लिंग धारण क्रिया के आधार पर होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ पुल्लिंग है, मैं जा रही हूँ स्त्रीलिंग, यानी जो लिंग निर्धारण होता है, क्या पूछा रहा प्रश्न में? लिंग निर्धारण किसके हिसाब से होता है? वो क्रिया के आधार पर होता है। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है कारक के कितने भेद हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के हिंदी में 8 भेद हैं। ध्यान रखिए, कारक के हिंदी में 8 भेद हैं, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। कारक के 8 भेद हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन कारक, ये 8 कारक हैं। ध्यान रखना दोस्तों, संस्कृत में 8 कारक नहीं होते हैं। कितने होते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। प्रश्न नंबर 52, घा का उच्चारण स्थान क्या है। घा, का, खा, गा, घा, ये घा जो आता है तो घा कौन से उसमें आता है, यानी पहली बात तो व्यंजन यदि पूछता तो स्पर्श व्यंजन है, तो एक कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। यहाँ पे देखिए उन्होंने घा का उच्चारण स्थान ताला भी बताया है, बिल्कुल गलत इन्होंने व्याख्या दी हुई है, बल्कि जो घा है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53, छावर्ण किसकी योग से बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार इसको रिपीट किया गया, पूछा गया है। आप भी बताएं छावर्ण किसके योग से बना है। का और सा से, का और चा से, छा और का और छा से, का और सा से, तो राइट आंसर हो गया एक वाला, का और सा के योग से छावर्ण बना है। देखो उन्होंने बताया हुआ का और सा से छा बना हुआ है। आगे देखो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता ही चारों ऑप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध पूछ रहा है। देख लीजिए दोस्तों, देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है जो शब्द उन्होंने लिखा है अस्पृश्यता, तो अस्पृश्यता किसमें सही है। राइट आंसर तीसरा है, अस्पृश्यता, यानी आ आधा सा, पा के नीचे जो रा है फिर आधा सा या होता है, तो ये राइट इसका आंसर होगा, यही शुद्ध वर्तनी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि का स्त्रीलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है और आसार बनते हैं, ये पूछने वाला प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, 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 तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा कवइत्री, यानी वा में छोटी की मात्रा नहीं होती, या में होती है और त्रा में बड़ी की मात्रा, तो कवित्री राइट आंसर। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री। तीसरा क्वेश्चन 56 क्वेश्चन है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए तरणी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे तरणी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। सूर्य, नाम, युवती, नदी, तो तरणी का पर्यायवाची शब्द सूर्य है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मीन का पर्यायवाची शब्द है सिखी, सापक, विभावरी, मत्स्य, तो ये तो सबको मालूम होगा, मीन माने मछली, और मछली को मत्स्य भी कहते हैं, राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। लिखा हुआ दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मज, नंदिनी, भार्या, कन्या, तो अलग अर्थ बताना है इसका। 58 नंबर प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या, तो इसका राइट आंसर हो गया भार्या। देखो आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये सभी जो पर्यायवाची हैं ये पुत्री के पर्यायवाची हैं, लेकिन भार्या है ये पत्नी का पर्यायवाची है, इसीलिए यही इसका आंसर सही हो जाएगा। पूछ रहा है भिन्न अर्थ वाला, तो भार्या अर्थ अलग बता रहा है, यही इसका राइट आंसर। देखो दिया हुआ है आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या में भार्या पत्नी, जबकि अन्य सभी पुत्रियों के पर्याय हैं। आगे देखो प्रश्न दिया है, अनुपम का पर्याय शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिक, अद्वितीय, तो देखिए राइट आंसर होगा इसका अनुपम का पर्याय है अद्वितीय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना का सही आंसर होगा कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना, तो इसका सही आंसर होगा सुनी बात पर विश्वास करना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके 30 प्रश्नों में से कितने सही हुए आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, और हमारा वीडियो कैसा लगा है तो आप लाइक करें और कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।